ओके। कहते हैं ना, जब लाइफ टेस्ट लेती है आपकी तो पूरे तरीके से लेती है। तो आज वैसा ही कुछ दिन है मेरा, थोड़ी सी एनर्जी डाउन टोन पे रहेगी, बट आई ट्राई टू मेक इट एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल। तो इसी टोन पे शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई नो स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। साइंस का हम क्लास ले रहे हैं। साइंस में हम फिजिक्स ले रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। आज आपका रिवर सिस्टम का क्लास आने वाला था बट नहीं आ पाया, बट कल के लिए रेडी रहिएगा। रिवर सिस्टम सॉइल हम करेंगे और उसके बाद साइंस के 3-4 टॉपिक्स, हम 4-5 टॉपिक जियोग्राफी के हम साइंस फिजिक्स के लेने वाले हैं। थोड़ा सा वीक हूँ मैं, फीलिंग वीक लिटिल बिट, नॉट एज सच, तो अवॉइड करिएगा। चलिए तो देखते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वर्क होता क्या है, राइट? अगर हम कोई भी बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के लगने से अगर ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फोर्स के लगने से अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो हम कहेंगे कि काम हुआ है। तो यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स के एक्ट करने से बॉडी डिस्प्लेस हो जा रही है अपने इनिशियल पोजीशन से, तो हम कहेंगे कि काम किया गया है। वर्क को मेजर कैसे करते हैं? तो कहा जाता है कि वर्क को मेजर करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये मेजरमेंट किस डायरेक्शन में होता है? एलॉन्ग द लाइन्स और लाइन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम वर्क को भी मेजर करते हैं। और वर्क को कैसे मेजर करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स लगा है और जिस फोर्स के लगने से जितना बॉडी अपने इनिशियल पोजिशन से डिस्प्लेस हो गई है उसको कहते हैं वर्क। और इन दोनों के प्रोडक्ट को अलग अगर हम ले लें तो इसको कहेंगे फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, राइट? सो अगर किसी बॉडी पे मान लीजिए इस पे एफ फोर्स लग रहा है और एफ फोर्स लगने से ये बॉडी जो है एस यूनिट से डिस्प्लेस हो जा रही है, तो वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। मान लीजिए इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से, एस कुछ इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड थीटा। ये एफ का डायरेक्शन है, ये एस का डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा। सो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स लगे और उसी डायरेक्शन में एस हो। जब भी एफ और एस एक लाइन में होंगे, इस केस में थीटा क्या है? 0 होगा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सिमिलर डायरेक्शन में होंगे, वर्क इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू एस होगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0, थीटा यहाँ पे 0 है एंड कॉस 0 1 होता है। ये आपको पता है। यही यहाँ पे लिखी गई है कि जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे उस केस में वर्क क्या होगा? एफ इंटू एस, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉस 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में कॉस 0 1 होता है। माइक वर्किंग? यस वर्किंग। याद रखेंगे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में हो तो वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। और बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इतना सा याद रखना है। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है। वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। आइए वर्क के बाद अब एनर्जी पे चलते हैं। एनर्जी क्या होता है? सो बेसिकली किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसको एनर्जी कहते हैं। आपकी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, उसको एनर्जी कहते हैं। मेरी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, उसको एनर्जी कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो किसी भी बॉडी की जो वर्क काम करने की कैपेसिटी होती है, वर्क करने की कैपेसिटी है, वो उसको एनर्जी कहते हैं। अगेन याद रखिएगा, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट भी जूल होता है। तो वर्क को भी हम जूल में मेजर करते हैं और एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं। और एक बात बताना था, यस वर्क क्या है? फोर्स लगने से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वर्क है, और किसी भी बॉडी के वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है?
किसी भी बॉडी पे आप काम कर रहे हैं और उस बॉडी के काम करने से की वजह से जो एनर्जी डेवलप हो रही है उस बॉडी में, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी बॉडी पे अगर काम किया जा रहा है और उस काम के करने से जो जो उस बॉडी में एनर्जी डेवलप हो रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये मैकेनिकल एनर्जी के दो काइंड्स है, याद रखेंगे आप। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो काम करने की क्षमता डेवलप होती है, काम करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी के पोजीशन की वजह से, वर्ड इंपॉर्टेंट है, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी भी बॉडी में जो काम करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, काम करने का क्षमता डेवलप होता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसी भी स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, उस समय उस स्ट्रिंग में जो कैपेसिटी डेवलप होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, स्ट्रेच स्ट्रिंग की। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस्ड पोजीशन में जो उस स्प्रिंग में जो वर्क डन करने की कैपेसिटी डेवलप होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट ए हाइट, आप देखिएगा जनरली अगर आप शहर में रहते हैं या फिर अब तो गाँव में भी टंकी सिस्टम हो गया है, तो हम टंकी, आप कभी सोचिएगा कि पानी की टंकी को हमेशा छत के ऊपर ही हम क्यों रखते हैं? उसको पानी को पहले मोटर से हम ऊपर चढ़ाते हैं और फिर हम उसको सिस्टम में रिलीज करते हैं। डायरेक्ट हम टंकी को नीचे क्यों नहीं रख देते? क्यों? क्योंकि पानी जब एक हाइट पे कलेक्ट होता है और उस पोजीशन की वजह से उसमें एक एनर्जी डेवलप होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पानी पहले हम सारी टंकियाँ छत पे इसलिए होती है क्योंकि हम उसको एक पोजीशन दे रहे हैं, एक हाइट दे रहे हैं, और पानी जब चढ़ाते हैं और उस पोजीशन की वजह से उस टंकी में उस पानी में एक एनर्जी डेवलप होती है कि अब ये पानी जो है वर्क डन कर सकता है, अब ये पानी नीचे जाके जो भी आप समझ लीजिए वो कर सकता है। तो एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट ए हाइट, ये भी एक एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का। इसके अलावा आपकी घड़ी में जो स्प्रिंग होता है उसका भी एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी बॉडी का उसके पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो काम करने की क्षमता डेवलप हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पानी ऊपर चढ़ रहा है, उस पोजीशन की वजह से उसमें काम करने की क्षमता डेवलप हो रही है, इसलिए पानी को हम ऊपर ही चढ़ाते हैं, टंकियाँ हमेशा ऊपर ही देखने को मिलती है, राइट। अब याद रखेंगे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। याद रखेंगे, फॉर्मूला याद बहुत ज़रूरी है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m क्या है? मास है, आप यहाँ देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। m क्या है? मास है बॉडी का। g क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पता होगा, ये फिक्स वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। एंड h इज़ द हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी। तो हमेशा एक हाइट होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन होगा। जो घड़ी में स्प्रिंग है वो हाइट की वजह से नहीं, अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है और उसकी वजह से वो काम करती है। क्लियर है ये? बाकी टंकी हाइट की वजह से करता है। सो अगेन mgh क्या है? mdh मसाला आप सुने होंगे, वहाँ से आप mgh याद रखेंगे। mgh क्या है? ये किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी है। m क्या है? मास, बॉडी का जो मास है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी बॉडी, इसका वैल्यू फिक्स है। एंड h क्या है? हाइट है, जिस हाइट पे हमने बॉडी को पोजीशन किया, याद रखेंगे। और ये हाइट कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मेजर करते हैं। क्लियर है ये? आज देखिए तबीयत तो थोड़ी कमज़ोर है ही, साथ ही साथ एक आपको लाइन दिख रही होगी ये लाइट की, और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा रिफ्लेक्शन या कुछ भी है, बट आज ही आना। आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट, बट ठीक है। आइए चलिए काइनेटिक एनर्जी पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी
जैसे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पोजीशन की वजह से या फिर कन्फिगरेशन की वजह से, उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वजह से, बॉडी के मोशन, किसी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, बॉडी मोशन में है और उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बॉडी मोशन में है और उस मोशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और v के स्पीड से वो मूव कर रही है, मोशन मूव कर रही है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा बताइए, हाफ mv²। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और v स्पीड या v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ mv²। अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, mgh। याद रखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाफ mv² में v बहुत जरूरी है, जैसे ही v = 0 होगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी हमेशा और हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट में डेवलप होती है। इसीलिए कहा गया कि जब कोई बॉडी मोशन में है और उस मोशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं अभी मोशन में हूँ, पढ़ा रही हूँ, स्टार्ट जब किया था तो ऐसी थी, डाउन थी, लेकिन अब देखिए मोशन में आते आते मेरे अंदर भी एनर्जी आ रही है। भले क्लास के बाद मैं ग्लूकोज पी लूँ अलग बात है, बट अभी मेरे अंदर फुल एनर्जी है ना। तो ये काम करके एनर्जी आता है। इसीलिए कहते हैं, जैसे हम सोचते सोचते डिप्रेस हो जाते हैं, राइट, क्या होगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ वरी। एंटीडोट है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, क्या होगा नहीं होगा, आप चिंता कर रहे हैं, आप परेशानी, 100 परेशानियाँ, एक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं आप मोशन में आते हैं। मोशन में आते हैं तो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी, उस एक्शन की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी डेवलप हो रही है। हम सोचते हैं हमें एनर्जी चाहिए तब हम एक्शन लेंगे, उल्टा है यहाँ पे। आप एक्शन लीजिए, अपने आप आपकी बॉडी में, आपके एक्शन की वजह से आपके माइंड में, आपके बॉडी में, आपकी स्पिरिट में जो मोशन डेवलप होगा, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी एंड यू विल फील अपलिफ्टेड। मैं भी फील कर रही हूँ अगर आप तक ये मेरी काइनेटिक एनर्जी जा रही होगी अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो, राइट। मुझे समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए, हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ ली। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम सब जानते हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, बस हम रिवाइज करा देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिक्स है। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो फिक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जहाँ भी, जब भी एनर्जी का एक फॉर्म में यूटिलाइजेशन होता है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लीजिए यहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं अनदर फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते। जितना अमाउंट आपने यहाँ से यूटिलाइज किया उतना अमाउंट ऑफ दूसरे जगह वो प्रोड्यूस हो जाएगा। क्रिएट वर्ड गलत मैंने यूज़ किया, यहाँ से यूटिलाइज किया, ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। जस्ट फॉर्म बदला है, यूनिट वहीं रहेगा। तो ओवरऑल जो सम है, सम टोटल है इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का, दैट इज सेम, दैट इज कांस्टेंट। और इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। मुझे समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे कि कुछ इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। डायनामो का आपसे पूछा हुआ सवाल है कि डायनामो एक इक्विपमेंट है, ये किस तरह की एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म। डायनामो में हमेशा मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यस, जनरेटर इसका एग्जाम्पल है। जनरेटर जो है वो डायनामो के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो डायनामो में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। याद, अगर आप गांव में हैं, गांव में कभी रहे हैं, याद कीजिएगा जनरेटर को चलाने के लिए हम उसको इनिशियली मोमेंटम हाथ से देते हैं। आप समझ गए होंगे
कैंडल, जब हम कैंडल जलाते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ कैंडल को एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक कैंडल, कैंडल जब हम जलाते हैं तो जो यहाँ भी एनर्जी कन्वर्जन है, यहाँ पे कैंडल का जो केमिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी है वो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक कैंडल में। माइक्रोफोन में अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये आप याद रखेंगे। माइक्रोफोन में इनपुट क्या है, साउंड एनर्जी, आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में हम इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट आता है साउंड एनर्जी। क्लियर है ये? जब भी इस तरह का आपको सवाल आए तो सोचिएगा कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं और आउटपुट क्या रहा है, बीच का कुछ नहीं सोचना। अब लाउड स्पीकर में क्या दे रहे हैं, हम बैटरी दे रहे हैं, आप बैटरी से इनपुट दीजिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट दीजिए तभी चलेगा। तो इनपुट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आउटपुट क्या है, मुझे साउंड आ रहा है। तो लाउड स्पीकर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में होता है। सोलार सेल की बात करें तो सोलार सेल में सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? सोलार से में सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूब लाइट को बात करें, ट्यूब लाइट में हम इनपुट क्या देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वापस क्या आता है, लाइट, हमें लाइट मिलता है तो लाइट एनर्जी, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, राइट? सो ट्यूब लाइट में हम इनपुट क्या देते हैं कि किस तरह का कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? बैटरी, बैटरी की बात करें तो बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट? केमिकल एनर्जी, हम बैटरी जो आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, राइट? सो बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में इनपुट जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और आउटपुट मैकेनिकल मिलता है। यही डायनामो, जनरेटर और मोटर में यही अंतर है। डायनामो में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर में इनपुट हम इलेक्ट्रिक देते हैं, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। और सितार या फिर कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट मैटर, हम अगर एक्सक्यूज में जैसे मैं गिटार बजाती हूँ या फिर हारमोनियम बजाती हूँ, सितार हो गया, राइट? यहाँ पे हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम स्ट्रिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम गिटार के स्ट्रिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम हारमोनियम के कीज़ के साथ छेड़छाड़, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और इवेंचुअली ये साउंड एनर्जी में आ रहा है। क्लियर है ये? हेजिटेट नहीं होना है कि साउंड एनर्जी जैसी कोई एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी जैसी कोई, सब कुछ होता है। क्लियर है ये? तो ये आप एक बार इसको ना, इस टेबल को सुन लिया आपने, एक बार लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव में आ गए हैं डिस्कशन का, यहाँ से आपसे सवाल बनता है, बना भी है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है? तो एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, और P क्या है, मोमेंटम है, और हमने पढ़ा था मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, जहाँ पे P क्या है, मोमेंटम है। और मान लीजिए कि P को डबल कर दें, यहाँ पे P को डबल कर दें, यानी काइनेटिक एनर्जी को 2P का होल स्क्वायर बाई नीचे जो भी है 2m कर दें, तो ये स्क्वायर होगा तो क्या होगा, इवेंचुअली काइनेटिक एनर्जी 4P²/2m। अब ये सेम ही रहा, सो ये कितना हो गया, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली अगर मोमेंटम को हम डबल करते हैं, यानी P को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर मोमेंटम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हाफ आपसे पूछता है तो ये देखिए इनिशियल फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू P²/2m। अब हमने मोमेंटम को कर दिया P/2, तो अब काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, P/2 का स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 1/4 इंटू P²/2m। P²/2m को किससे रिप्लेस करेंगे, काइनेटिक 1/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1, यानी जो इनिशियल अगर मोमेंटम को हमने हाफ, जैसे ही हाफ किया, काइनेटिक एनर्जी किससे रिड्यूस हो गई, 1/4 से, 1/4, ठीक है? और अगर मोमेंटम को हम डबल करेंगे, 2p कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगी, ये 4 गुना बढ़ जाएगी। याद रखेंगे आप, प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा। जो भी नंबर वहाँ पे देगा आप इसमें पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, मोमेंटम स्क्वायर/2m होता है। इस फॉर्मूला में आप पुट कर देंगे, ये आपका बन जाएगा। जब भी मोमेंटम को आप डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, और मोमेंटम को हाफ करेंगे अगर, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुने से कम हो जाएगा। आइए
अब हम थोड़ा सा ताकत की बात कर लेते हैं, पावर की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली पावर क्या होता है? पावर होता है क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किस दर से आप काम करते हैं, किस रेट से आप काम करते हैं, एक यूनिट टाइम में आप कितना काम करते हैं, पर यूनिट टाइम में आप कितना काम करते हैं, उसको पावर कहते हैं, राइट। तो अगर कोई एजेंट है जो टी टाइम में डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा, तो उस एजेंट का पावर क्या होगा? पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको टाइम से डिवाइड करना होगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, राइट। सो अगर कोई एजेंट है, कोई मशीन है, कोई बॉडी है, कोई पर्सन है जो टी टाइम में डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, तो उसका पावर क्या होगा? पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, याद रखेंगे। और ऐसा पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वाट है। देखिए, हमने वर्क देखा, हमने एनर्जी देखी, हम वर्क और एनर्जी दोनों को हमने जूल में मेजर किया था, बट पावर को हम वाट में मेजर करते हैं। याद रखिएगा, पावर का ऐसा यूनिट वाट है, और किसके नाम पे रखा गया था? जेम्स वाट के नाम पे पावर का ऐसा यूनिट वाट रखा गया था, ठीक है। और याद रखिएगा, वाट और जूल में, पावर और एनर्जी में, देखिए हमने कहा था पावर इक्वल टू वर्क पर रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय टाइम, राइट। तो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में, टाइम को सेकेंड में। तो पावर को हमने किस में मेजर किया? वाट में। तो वाट को जूल बाय सेकेंड लिख सकते हैं, यही आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि वाट इक्वल टू जूल बाय सेकेंड, याद रखिएगा। वाट इक्वल टू जूल बाय सेकेंड, याद रखिएगा। 1 किलो वाट इक्वल टू 10⁻³ वाट, पता है। मेगावाट में 10⁻6 वाट, ये आप मिस कर सकते हैं, बट याद रखिएगा हॉर्स पावर जो है ये प्रैक्टिकल यूनिट है वाट का, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ये आप नहीं भूल सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगर वाट सेकेंड की बात करें, 1 वाट सेकेंड की, तो 1 वाट इंटू 1 सेकेंड यानी 1 जूल, ठीक है। 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। तो 1 वाट आवर में क्या होगा? 36। जितना 1 वाट आवर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, ये आप याद। 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल, तो 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल, याद रखेंगे। एंड 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आप याद रखेंगे। आपसे स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट के पीसीएस में इस तरह के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, ये याद रखेंगे। 1 हर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, एंड वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड। किलो वाट 10⁻³ जाएगा, मेगावाट 10⁻6 जाएगा। हॉर्स पावर का ही यूनिट है, एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। हॉर्स पावर और वाट के बीच का रिलेशन याद रखेंगे, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, आप ये याद रखेंगे। 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल होता है, 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, भूलना नहीं है। ये फैक्ट्स जो भी हैं आप सुन रहे हैं, इनको लिख लीजिए पेज पे, याद हो जाएंगे। बहुत फोर्स नहीं लगाना है, बस देखते रहना। हमने जैसा बात किया, वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सब पावर का यूनिट है। एंड वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, ये वर्क और एनर्जी का देखिए, वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड हमने पढ़ा था। सो जूल इक्वल टू वाट सेकेंड। जूल किसका है? वर्क एंड एनर्जी का। तो जो वर्क एंड एनर्जी इक्वल टू वाट सेकेंड। अगर वाट को सेकेंड में कर सकते हैं तो वाट को आवर में भी वाट सेकेंड। अब सेकेंड को अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, टाइम को, तो वाट आवर। अगर आवर को किलो आवर में करना, किलो वाट आवर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वर्क एंड एनर्जी को हम जूल के साथ साथ वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बता दिया कैसे, फिर से बता देती हूँ। वर्क इक्वल टू जूल बाय सेकेंड। सो जूल इक्वल टू, मैं थकी हुई हूँ, वाट इक्वल टू जूल बाय सेकेंड। सो जूल इक्वल टू वाट सेकेंड। जूल किसका है? वर्क या फिर एनर्जी का है। इसको फुल फॉर्म में ही लिख लेते हैं, वर्क या फिर एनर्जी का है, राइट। तो वाट सेकेंड। अब सेकेंड, अगर मुझे टाइम को सेकेंड के जगह आवर करना है
तो ये वाट आवर हो जाएगा। अगर मुझे इसको लगता है कि किलो में होना चाहिए तो किलो वाट आवर होगा। तो जूल को हम लोग वाट सेकेंड, वाट आवर और किलो वाट आवर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। छोटा सा टॉपिक था, होप ये समझ में आया होगा। आज आपका रिवर्स सिस्टम मुझे कराना था, बट यकीन मानिए मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है, बहुत सारे मसले हैं। और कल आपका रिवर्स सिस्टम, कल आपका सॉइल और फिजिक्स के 3-4 टॉपिक्स मैं आपको कल इतना तो करा दूंगी। देखूंगी फिजिक्स के छोटे छोटे ही क्लास हैं, थोड़ा समझाने का मेरा आदत है। आई होप ये आपको ये मदद कर रहा होगा। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब कल मिलूँगी, ठीक है। तब तक आप लोग बिल्कुल दम लगा कर पढ़ते रहिए और देखते हैं बिहार स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं, जहाँ पे मैं आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज नोट्स और आपके लिए वॉइस नोट्स और कुछ पंप अप करने वाले लाइंस भेजती रहूँगी टिल द एग्ज़ाम, राइट। कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी